हेलो गाइस, माय नेम इज़ पारुल जैन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सभी कार्बन बेस्ड होते हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होती ही होती है। जैसे हमारे पेन, पेपर, पेंसिल, बुक, नोटबुक, फ़ोन, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या फॉसिल फ्यूल्स, कुछ भी, मतलब सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती है। ठीक है। पर जो है अर्थ के ओवरऑल हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो अर्थ के क्रस्ट पे, एटमॉस्फेयर पे इसकी जो अमाउंट है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। और इसकी इंपॉर्टेंस पर उतनी ही ज़्यादा है। सारी जो केमिस्ट्री है ना, कार्बन के कंपाउंड्स पे ही बेस्ड है। तो पूरा ध्यान से पढ़ना। इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक सा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है। तो देखो, हम कुछ कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, कार्बन जो है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी। और ये जो 14th ग्रुप से बिलोंग करता है, और सेकंड पीरियड से। इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होती है। इसकी वैलेंसी 4 होती है। और ये जो एक नॉन मेटल होता है, अनरिएक्टिव होता है, और ये फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। और इसकी जो मेन एलोट्रॉप्स हैं वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस। और ये जो अलग सी प्रॉपर्टी शो करता है वो है टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसने भी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। बड़ी मेहनत से बनती है ये वीडियो। ठीक है। ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है कार्बन। कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। ये क्योंकि इसका साइज़ जो है छोटा होता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर लेता है तो ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज होता है। तो ये बेसिकली कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। आयनिक बॉन्ड में तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता या देता है। ठीक है। लूज या गेन कर देता है कम्प्लीटली। पर कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है। कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। अच्छा, उसके बाद है कार्बन जो है टेट्रावेलेंसी शो करता है। टेट्रावेलेंसी मतलब होता है 4 वैलेंस। इसकी वैलेंसी जो 4 होती है, तो मतलब ये 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है। वो कार्बन के साथ भी बना सकता है, वो किसी और एलिमेंट्स, एटम या एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कार्बन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। मतलब कार्बन जो है अपने कार्बन के साथ और ज्वाइन करके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना देता है। वो ओपन चेन भी हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, और वो रिंग चेन भी हो सकते हैं। कैसे भी फॉर्म में ये बॉन्डिंग बना के लॉन्ग लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ठीक है। उसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन को डिस्कस करते हैं। एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर। ये अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। मतलब जो कार्बन की फैमिली है ना, हमने ट्रिक याद की थी, करतार सिंह गेटिंग स्नान पब्लिकली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये अपने और एलिमेंट से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ जो है स्मॉल होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाई होती है, और इसके अंदर इसके पास डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। औरों के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो है कार्बन क्या क्या शो करता है, ये टेट्रावेलेंसी शो करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट औरों से हाई होता है। ठीक है। इसका एनोमलस बिहेवियर है ये। अच्छा, अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो, इस कंप्लीट प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। ठीक है। मेन कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं वैसे, पर मेन जो है ये 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस को हम बकी बोल भी बोलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है, पर हो जाएगा, 2-3 बार बोलोगे तो हो जाएगा याद। देखो, इसकी पहले स्ट्रक्चर देख लो। जो डायमंड है ये हमारा, देखो, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ग्रेफाइट जो है लेयर बाय लेयर अरेंज होता है, ये ट्रायगनल प्लेनर होता है। बकी बॉल जो है हमारी स्फेरिकल फुटबॉल लाइक होती है। ठीक है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ये ग्रेफाइट और बकी बॉल जो है हमारी sp2 होती है। और जो डायमंड और बकी बॉल है ये इंसुलेटर्स होते हैं, और ग्रेफाइट जो है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है। और जो डायमंड है और बकी बॉल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, पर ग्रेफाइट की लो होती है। ओके।
उसके बाद ये जो डायमंड है ये कलरलेस होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, हार्ड होता है, ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है ये डार्क ग्रे शाइनी सा होता है और इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ये पेंसिल लेड्स, इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, ओके। और उसके बाद जो ये बकी बॉल है ये ब्लैक सॉलिड होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और ये जीन ड्रग कैरियर में भी यूज़ होती है और भी बहुत सारी यूजेस हैं इसके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्पज़ से भी देख लेना, याद कर लेना ये टेबल अच्छे से, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब भी कोई मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है तो उस क्लास को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये एक ओवरव्यू सा है, मेन सी टेबल है, ये आपको पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। ये पता होगी तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कर पाओगे, ठीक है। सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इन पे बेस्ड होती है, तो अच्छे से पढ़ना एक बार। एलिफेटिक या हाइड्रोकार्बन्स दो उसमें डिवाइड होते हैं पार्ट्स में, एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं, या और सेकंड है साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद ये आगे भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं। एलिफेटिक जो है आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखो सैचुरेटेड मतलब एस से सैचुरेटेड और एस से सिंगल, तो याद रखना इस टर्म को एस एस, सैचुरेटेड और सिंगल, ठीक है। इसका टाइप है आगे एल्केन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये डायरेक्ट MCQ में इसका जनरल फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना। और N की वैल्यू 0 1 2 3 सॉरी 0 नहीं 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, सो ऑन। और अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके आगे टाइप है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्काइन में ट्रिपल। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। जब हम इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इनके जनरल फॉर्मूले डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये भी आगे दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक मतलब जो एलिफेटिक और साइक्लिक सब्सटेंस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करे वो होता है एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बेंजीन, और उसका एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है जैसे प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, इन हाइड्रोकार्बन्स को कुछ नेमिंग तो देनी पड़ेगी ना, तो IUPAC नेमिंग का क्या वो है तरीका, ये याद रखना, हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे उनका IUPAC नेम लिख पाएंगे, ठीक है। अगर हमें नेम पता होगा तभी हम उनको पहचान पाएंगे, तभी हम आगे रिएक्शन करवा पाएंगे, तो ये याद होना चाहिए टिप्स पे। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेग्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। वैसे मेजरली 6 तक ही आते हैं कंपाउंड्स, पर फिर भी हमें आइडिया 10 तक का होना चाहिए, ठीक है। 6 तक तो टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके बाद हम इसके नेमिंग देख लेते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के लिए, एल्केन के लिए सुफिक्स होता है जो लास्ट में लगता है, बाद में लगता है, तो एल्केन के लिए सुफिक्स है एन, इन के लिए एल्कीन के लिए है इन, और आइन के लिए है एल्काइन के लिए है आइन, ठीक है। अगर एक कार्बन प्रेजेंट हो तो देखो एल्केन के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 1 2 3 6 4 5 6 मतलब अगर कार्बन प्रेजेंट है तो। एल्कीन के लिए होता है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। आप सोच रहे होंगे मिथ के लिए 1 के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि जो एल्कीन और एल्काइन है ये मिथ एक कार्बन की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसके लिए साथ में कुछ अटैच्ड चाहिए होता है, तो इसलिए उसको हम लिखते ही नहीं है ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही एल्काइन के लिए है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, ओके। ये याद होनी चाहिए टेबल, इजी है बिल्कुल, एक बार में ही समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी, ओके। तो अभी हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स होता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल के साथ कोई अलग से एटम अटैच हो जाए, पर्टिकुलर कोई है ना, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती है उस मॉलिक्यूल की, और वो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन, अपनी कुछ एक अलग सी पहचान वाली रिएक्शन देगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? वैसे तो मैंने थोड़े से लिखे हैं, और भी होते हैं जो, पर इंपॉर्टेंट यही होते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल OH, कीटोन CO, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एस्टर COO,
आर मतलब एल्काइल ग्रुप, ईथर ओ मतलब आर ओ, और अगर कोई एल्काइल ग्रुप भी साइड में लगा हुआ है। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एमाइड CONR2 देखो, ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है। एल्कोहल के लिए हम लिखते हैं ओल, कीटोन के लिए ओन, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एस्टर एल्काइल एल्केनोएट, और ईथर के लिए एल्काइल ईथर, हेलोजन के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एमाइड के लिए एमाइड ही लगता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एल्कोहल के लिए हमने CH3OH है, CH3 मतलब एल्केन एल्काइल, और OL मतलब एल्कोहल। मिथ 1 कार्बन है तो मिथ, मिथेन प्लस OL, मिथेन प्लस OL इज मिथेनॉल, ठीक है। कीटोन के लिए 4 अगर कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस कीटोन ग्रुप लगा दिया तो ऑन, ब्यूटेन प्लस ऑन इज ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए 2 कार्बन है, इथेन, इथेन अल। देखो एल्कोहल और एल्डिहाइड के लिए ध्यान रखना, एल्कोहल में ऑल है और एल्डिहाइड में अल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेंजोइक एसिड, जैसे 6 कार्बन प्रेजेंट हो तो बेंजीन प्लस ओइक एसिड इज बेंजेनोइक एसिड। ऐसे सारे एग्जाम्पल आप देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, इसको ईजी है, याद हो जाएगा। अच्छा ये सारा जो है ऊपर ऊपर तक का तो जनरल सा था, ये सारा वैसे मैंने 10th के हिसाब से बनाया है, तो 10th के लिए ये नोट्स भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है। कुछ हम जो मेन से एलिमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जैसे इथेनॉल, इथ मतलब 2 और ऑल मीन्स एल्कोहल, तो C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, बर्निंग टेस्ट होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, और ये पानी से भी हल्का होता है, ठीक है। अच्छा अगर इथेनॉल में 5% वाटर हो तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। जैसे जो हम लैम्प्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना, लाइटर्स आते हैं उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट डला होता है, ठीक है। और अगर 100% सिर्फ उसमें इथेनॉल ही है तो उसको बोलते हैं एल्कोहल, ओके। उसकी अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसको O2 की प्रेजेंस में बर्न कर देंगे, कंबशन करा देंगे मतलब इसका, तो हमारी CO2 H2O हीट और लाइट बन जाएगी, ठीक है। ये पेट्रोल में भी एडिटिव की तरह काम करता है। और अच्छा अब उसके बाद अगर हम इसका एल्कोहल का मतलब इथेनॉल का हम अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमारा इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर बन जाएगा, ओके। अच्छा उसके बाद हम इसको इथेनॉल को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे तो हमारा सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको डिहाइड्रेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, तो ये हमारा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे इथीन आएगा, ETHENE, इथीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको किसी इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमारा एस्टर बन जाता है, ये फ्रूटी स्मेल दे देता है, ठीक है, प्लस वाटर। तो अगर हम टेस्ट लगाएंगे एल्कोहल को जानने के लिए कि इस कंपाउंड में एल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेस्ट लगा के कि एल्कोहल है या नहीं है। सोडियम मेटल का टेस्ट लगाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, पता चल जाएगा, ठीक है। और हम अगर एस्टर टेस्ट लगा देंगे, एस्टर टेस्ट मतलब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो फ्रूटी स्मेल आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों टेस्ट लगाने से अल्कोहल का पता चल जाता है कि अल्कोहल है या नहीं है, ओके। तो अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये एंटीसेप्टिक की तरह फ्यूल, सॉल्वेंट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में सब में काम आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लीनिंग करने में भी हेल्प करता है, यूज़ किया जाता है मतलब। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, परफ्यूम्स, डाइज, सोप्स, सिंथेटिक रबर्स, मेडिसिन, सभी ये चीज़ें बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमारी जो अल्कोहल है अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ किए जाए ना, तो ये इसका मेडिसिनल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम इसको खुद से कंज्यूम करेंगे, अनलिमिटेड कंज्यूम करेंगे, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत हार्म करता है, स्लो डाउन कर देता है। हम जज ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, ठीक है। ये हमारे स्टमक को भी काफ़ी ख़राब मतलब नुकसान पहुंचा देता है, मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स को काफ़ी फेल कर देता है। इसलिए इसका जो कंजम्पशन है ना, ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर या इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ही करना चाहिए। इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए अल्कोहल को, काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। हमें एज से पहले ओल्ड बना देता है ये।
तो ये हमारा इथेनॉल हो जाता है पूरा। अब उसके बाद हम करते हैं इथेनॉइक एसिड। देखो इसमें भी 2 कार्बन है, तो इसलिए इथ और ओइक एसिड मतलब COOH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, सॉर टेस्ट होता है, विनेगर लाइक स्मेल होती है, मिक्सेबल इन वाटर, मिसिबल मीन्स मिक्सेबल, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अगर हम पानी में 5 to 8% एसिटिक एसिड डाल देंगे, मतलब इथेनॉइक एसिड डाल देंगे, तो हमारा विनेगर बन जाता है, जो कि हम यूज़ करते हैं ना हमारे खाने वगैरह में भी, नूडल्स में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर हम इथेनॉइक एसिड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और CH3COO Na भी बन जाएगा। और ऐसे ही अगर इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सोडियम इथेनोएट बनेगा, प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और H2O बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे हमने ऊपर रिएक्शन की थी ना इथेनॉल में, तो ऐसे ही अगर हम इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमारी फ्रूटी स्मेल आ जाएगी और एस्टर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वाली रिएक्शंस लगा दी हमने। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये आप नाम देख रहे हो जैसे एसिड, इथेनॉइक एसिड, तो हमें बताना है कि ये कैसे पता चलेगा कि एक एसिड है या क्या है। तो ये एक हम ना लिटमस टेस्ट लगा देंगे, लिटमस पेपर डाल देंगे इसमें सॉल्यूशन में, तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शो करेगा ये एक एसिडिक कंपाउंड है, पर ये एक वीक एसिड है, ठीक है। हमने एक वीडियो की है एसिड बेस और सॉल्ट की, वो भी देख लेना, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है, लिटमस पेपर भी है और भी है, फिनॉल्फिलीन वगैरह वगैरह। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी क्लास 10th के सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, ठीक है। मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको, देख लेना उसमें से। अच्छा, अब है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हम अल्कोहल के लिए टेस्ट लगाए हैं ऐसे ही हम इसके लिए भी लगाएंगे। तो जैसे हम देखेंगे एस्टर टेस्ट लगा देंगे, फ्रूटी स्मेल आ जाएगी, लिटमस पेपर डाल के देख लेंगे, ब्लू कलर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि एक एसिड प्रेजेंट है इसमें। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट लगाएंगे, मतलब तो CO2 इवॉल्व हो गई, तो मतलब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट लगा के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। और इसके यूजेस क्या है, ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है, डाई की प्रिपरेशन में भी हेल्प होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड टेक्सटाइल्स, बहुत सारी यूजेस हैं इसके, देख लेना आप। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट पूरा इथेनॉइक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हम थोड़ा पैरेलली पढ़ लेते हैं, या चलो पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। सोप्स जो है, इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है जिसके अंदर सोडियम सॉल्ट भी प्रेजेंट है, और इसकी जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं पानी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही डिटर्जेंट की भी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये भी सोप्स होते हैं, पर इस सोप्स के अंदर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम सॉल्ट की चेन होती है, पर डिटर्जेंट्स के अंदर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की चेन होती है, ठीक है। अच्छा, सोप्स कैसे बनते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हीटिंग ऑफ एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल विद कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन। जो हमारे वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स है ना, इनको हाइड्रोलाइज करा के, हीट करा के इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, ओके। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स विद एल्कली इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, ओके। अच्छा, अब सोप मॉलिक्यूल देखते हैं, इसके भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। देखो ये जो ये गोल गोल दिख रहा है, ये है हमारा पोलर हेड, इसको शॉर्ट आयनिक पार्ट भी बोलते हैं, और ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लवर, वाटर लवर, हाँ जी, वाटर लवर होता है, ठीक है ये। और जो ये वाला पार्ट होता है टेल जैसा जो दिख रहा है जिगजैग, ये होता है हाइड्रोफोबिक टेल, इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये नॉन पोलर टेल भी होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर हेटर होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम पानी के अंदर सोप डाल देंगे, तो बहुत सारे ये सोप मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे बन जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी डर्ट पार्टिकल है तो उसके अराउंड ये क्लस्टर सा बना लेंगे, कॉलॉइड सा बना लेंगे, और उसके साथ अटैच हो जाएंगे और एक मीसल बना लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा
ये डर्ट पार्टिकल है हमारा, और ये टेल है, टेल जो अटैच हो गई इससे, और जो पोलर हेड है वो दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो एक मीसल बन गई। दीज आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ कोलॉइड इन सॉल्यूशन इज नोन एज मीसल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, सोप्स और डिटर्जेंट्स मीसल्स कब बनाते हैं? ये मीसल्स तब बनाते हैं जब टेम्परेचर अबव क्राफ्ट टेम्परेचर हो और कॉन्सेंट्रेशन अबव क्रिटिकल मीसल कॉन्सेंट्रेशन हो, ओके। अब डिटर्जेंट्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये भी सोप्स ही होती हैं, इनका भी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, पर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं। सोप्स जो होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, और डिटर्जेंट्स जो होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। उसके बाद जो सोप्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली होती है, पर जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये एक किस्म से प्रकृति को तो नुकसान नहीं पहुँचाते, पर कभी कभी हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सोप्स जो हैं वीक होती है, इनका एक्शन थोड़ा वीक होता है, ये हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होती। जैसे कई जगह का पानी ना, उसके अंदर काफ़ी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की हार्डनेस प्रेजेंट होती है, तो उनमें सोप का इतना ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन नहीं होता, ठीक है। पर वहाँ पे डिटर्जेंट्स चलते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, ये इवन इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में भी, ओके। अच्छा, और ये जो है नेचुरल सोर्सेज से डिराइव होते हैं, मतलब मैंने अभी बताया ऊपर कि एनिमल फैट से या फिर वेजिटेबल ऑयल से डिराइव करते हैं, और जबकि डिटर्जेंट्स हैं ये सिंथेटिक डेरिवेटिव्स से बनाए जाते हैं, मतलब हम बनाते हैं इनको, ओके। इसकी एग्जांपल अब देख लेते हैं। सोप का है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट एट्सेट्रा। एक एक एग्जांपल अच्छे से याद करके जाना। और डिटर्जेंट का एग्जांपल होता है सोडियम लोरियल सल्फेट एट्सेट्रा, ठीक है। और ये वाला डिफरेंस यूँ का यूँ पेपर में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा याद, ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।